वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एटॉमिक हैबिट का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सोचो अगर छोटी छोटी चेंजेस से आपकी लाइफ बदल जाए। एटॉमिक हैबिट में आप जानोगे कैसे बुरे हैबिट को तोड़ना, अच्छे हैबिट बनाना और छोटे छोटे एक्शन से बड़ी सफलता पाना। सुनते रहिए और सीखिए कैसे। इंट्रोडक्शन। मेरी कहानी। मेरी हाई स्कूल के सेकंड ईयर के आखिरी दिन मुझे एक बैट बॉल से चेहरे पर मार दिया गया। मेरे क्लासमेट ने जब फुल स्विंग लिया तो बैट उसके हाथ से फिसल गया और सीधे मेरी आंखों के बीच लग गया। मुझे इम्पैक्ट का बिल्कुल भी याद नहीं है, बट इतना जोर से बैट मेरे चेहरे पर लगा कि मेरी नाक एक अजीब यू शेप में हो गई। कोल्यूजन ने मेरे दिमाग के बोन हेड को अंदर तक झटका दिया। तुरंत मेरे सर में सूजन आ गई। एक पल में मेरी नाक टूट गई, कई बोन हेड फ्रैक्चर हो गए और दो आंखों का सॉकेट टूट गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा लोग मुझे देख रहे हैं और मदद के लिए भाग रहे हैं। मैंने नीचे देखा और अपने कपड़े पर लाल धब्बे देखे। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी शर्ट उतारकर मुझे दी। मैंने उस शर्ट से अपनी टूटी हुई नाक से बहते खून को रोकने की कोशिश की। शॉक्ड और कंफ्यूज, मुझे नहीं पता था कि मैं कितना ज़्यादा चोट खा गया हूँ। मेरे टीचर ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और हम नर्स के ऑफिस तक चलने लगे। मैदान के पार, पहाड़ी के नीचे और स्कूल के अंदर रैंडम लोगों ने मुझे पकड़ा, मुझे सीधा रखा। हम धीरे धीरे चल रहे थे। किसी को नहीं पता था कि हर मिनट कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम नर्स के ऑफिस पहुंचे, उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। कौन सा साल है? 1998, मैंने जवाब दिया। असल में 2002 था। अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है? बिल क्लिंटन, मैंने कहा। सही जवाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? ओह, मैं रुक गया। 10 सेकंड बीत गए। पटी, मैंने कैजुअली कहा, बिना ये सोचे कि अपनी माँ का नाम याद करने में मुझे 10 सेकंड लग गए। ये वो आखिरी सवाल था जो मुझे याद है। मेरे शरीर, मेरे दिमाग में तेजी से सूजन को हैंडल नहीं कर पा रहा था और एम्बुलेंस के आने से पहले मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्कूल से निकालकर लोकल हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही मेरा शरीर शट डाउन होने लगा। मैं बेसिक काम जैसे खाना, निगलना और सांस लेने में भी असमर्थ था। मेरे दिन के पहले सूर्या हुआ, फिर मैं पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने की जल्दी में लोकल हॉस्पिटल को अनइक्विप्ड पाया और मुझे चिनचिनाटी के बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए हॉस्पिटल हेलीकॉप्टर बुलाया। मुझे इमरजेंसी रूम के डोर से हेलीपैड तक रोल किया गया। स्ट्रेचर डंपी साइड वॉकर पर हिचकोले ले रहा था जब एक नर्स मुझे पुश कर रही थी और दूसरी हाथ से पंप कर रही थी। मेरी माँ, जो कुछ मोमेंट पहले ही हॉस्पिटल पहुंची थी, हेलीकॉप्टर में मेरे साथ चढ़ी। मैं बेहोश था और अपनी मर्जी से सांस लेने में असमर्थ था। जब वो फ्लाइट के दौरान मेरे हाथ पकड़ी हुई थी। जब मेरी माँ हेलीकॉप्टर में मेरे साथ गई, मेरे पिता घर गए ताकि मेरे भाई और बहन को चेक कर सकें और उन्हें न्यूज़ दे सकें। उन्होंने आंसू रोकने की कोशिश की और मेरी बहन को समझाया कि वे उसकी 8th ग्रेड ग्रेजुएशन सेरेमनी मिस कर देंगे। उस रात मेरे सिबलिंग को, फैमिली और फ्रेंड्स को सौंपने के बाद वो चिनचिनाटी ड्राइव करके मेरी माँ से मिलने आए। जब मेरी माँ और मैं हॉस्पिटल के रूफ टॉप पर लैंड किए, लगभग 20 डॉक्टर और नर्स की टीम
हेलीपैड पर टूटी और मुझे ट्रॉमा यूनिट में बेल्ट किया। जब तक मेरे दिमाग में सूजन इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे बार बार पोस्ट ट्रॉमेटिक सूजन हो रहा था। मेरी ब्रोकन बोन्स को फिक्स करना जरूरी था, पर मैं सर्जरी के लिए तैयार नहीं था। और एक और सूजन के बाद, जो दिन का तीसरा था, मुझे मेडिकली इंस्टीट्यूट कोमा में डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। मेरे पेरेंट्स इस हॉस्पिटल के अजनबी नहीं थे। 10 साल पहले उन्होंने इसी बिल्डिंग में एंट्री किया था जब मेरी बहन को लुकेमिया डायग्नोसिस हुआ था। वो 3 साल के थे जब मैं 5 साल का था। मेरा भाई सिर्फ 6 महीने का था। 2 और आधे साल कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट, स्पाइनल टैप्स और बोन मैरो बाइसेप्स के बाद मेरी छोटी बहन हॉस्पिटल से खुशी, हेल्थी और कैंसर फ्री निकली। और अब 10 साल के नॉर्मल जीवन के बाद मेरे पेरेंट्स एक अलग बच्चे के साथ वापस वही जगह आए। जब मैं कोमा में था, हॉस्पिटल ने मेरे पेरेंट्स को कंफर्ट के लिए एक प्रीसिस्ट और सोशल वर्कर भेजा। ये वही प्रीसिस्ट था जो 10 साल पहले मेरी बहन के कैंसर डायग्नोस होने पर आया था। जैसे दिन रात में बदलने लगे, कई मशीन मुझे जिंदा रखने के लिए काम कर रही थी। मेरे पेरेंट्स एक हॉस्पिटल मैट्रेस पर सो रहे थे। एक पल वो थक कर गिर जाते, अगले पल वो वरी के साथ जग जाते। मेरी माँ ने मुझे बाद में बताया, ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब रातों में से एक था। मेरी रिकवरी, शुक्र है अगले दिन सुबह तक मेरी सांस वापस नॉर्मल होने लगी। जिस डॉक्टर ने मुझे कोमा से निकालने का फैसला किया, जब मैं होश में आया तो मुझे पता चला कि मेरी स्मेल की सेंस चली गई थी। टेस्ट के लिए नर्स ने मुझे नाक साफ करने को कहा और एक एप्पल जूस बॉक्स से स्मेल करने को कहा। मेरी स्मेल वापस आ गई, लेकिन सबको हैरानी हुई जब नाक साफ करने से हवा मेरी आई सॉकेट के फ्रैक्चर से निकल गई और मेरी लेफ्ट आंख बाहर आ गई। मेरी आंख आईलिड और ऑप्टिक नर्व से लटकी हुई थी। आई स्पेशलिस्ट ने कहा कि मेरी आंख धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। हवा बाहर निकल गई, लेकिन ये कब होगा ये कहना मुश्किल था। 1 हफ्ते बाद मेरी सर्जरी शेड्यूल की गई थी, जिससे मुझे और टाइम मिलेगा ठीक होने को। मैं बॉक्सिंग मैच में एक मार खाने वाले जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं घर वापस आया। मेरी नाक टूटी हुई थी, चेहरे पर 6 फ्रैक्चर था और मेरी लेफ्ट आंख बाहर निकली हुई थी। अगले कुछ महीने काफ़ी मुश्किल रहे। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी लाइफ लुक गई थी। मुझे 2 नज़र आ रहा था, मैं सीधा देख नहीं पा रहा था 1 महीने से ज़्यादा, लेकिन मेरी आँख फाइनली वापस अपने जगह पर आ गई। रिकवरी और विज़न प्रॉब्लम की वजह से मुझे गाड़ी चलाने में 8 महीने लग गए। फिजिकल थेरेपी में मैं बेसिक मोटर पैटर्न्स प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे सीधा चलाना। मैं अपनी इंजरी से हारना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ पल ऐसे आए जब मैं काफ़ी उदास और नर्वस फील कर रहा था। जब मैं 1 साल बाद बेसबॉल फील्ड में वापस गया तो मुझे समझ में आया कि मुझे कितनी दूर जाना है। बेसबॉल हमेशा से मेरी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा था। मेरे डैड ने
एसटी लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था और मेरा भी सपना था कि मैं प्रोफेशनल प्लेयर बनूं। भले कि महीनों के बाद मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था, वापस फील्ड में जाना। लेकिन मेरी वापसी स्मूथ नहीं थी। जब सिलेक्शन शुरू हुआ, मैं इकलौता जूनियर था जिसने वर्सिटी बॉल बेस टीम से कट कर दिया गया। मुझे सॉफ होमोरस के साथ जूनियर वर्सिटी पर भेज दिया गया। मैं 4 साल की उम्र से खेल रहा था और किसी के लिए जिसने इतनी मेहनत और वक्त लगाया हो कट हो जाए, बहुत एम्बेरसिंग था। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं अपनी कार में बैठा था और रोते हुए रोडियो की थॉट एक ऐसे गाने की तलाश कर रहा था जो मुझे बेहतर महसूस फील कराए। 1 साल की सेल्फ डाउट के बाद मैं सीनियर के रूप में यूनिवर्सिटी टीम में जगह बनाने में सफल रहा, लेकिन मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला। टोटल मैंने हाई स्कूल वर्सिटी बेसबॉल की 11 इनिंग खेली, जो एक मैच से थोड़ा ज़्यादा है। मेरी डुअल हाई स्कूल करियर के बावजूद मैं अब भी विश्वास करता था कि मैं एक ग्रेट प्लेयर बन सकता हूँ, और मैं जानता था कि अगर चीज़ें बेहतर होनी है तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। टर्निंग पॉइंट तब आया जब मेरी चोट के 2 साल बाद मैं डेनिसन यूनिवर्सिटी में कॉलेज शुरू किया। ये एक नई शुरुआत थी और यहाँ पे मैं पहली बार छोटी छोटी हैबिट के सरप्राइजिंग पावर को डिस्कवर करने वाला था। मैंने हैबिट कैसे सीखा? डेनिसन स्कूल ज्वाइन करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन में से एक था। मैं बेसबॉल टीम में जगह बना पाया, और भले ही मैं फ्रेशमैन की तौर पर टीम में लास्ट में था, मैं बहुत खुश था। हाई स्कूल के सब गड़बड़ के बावजूद मैं कॉलेज एथलीट बन गया था। मैं तुरंत बेसबॉल टीम में नहीं खेलने वाला था, इसलिए मैंने अपनी लाइफ को सुधारने पे ध्यान दिया। जब मेरे दोस्त लेट तक जागते और वीडियो गेम खेलते, मैं अच्छी नींद की आदत डालने लगा और हर रात जल्दी सो जाता। कॉलेज के मैसी हॉस्टल में मैंने अपने रूम साफ और ठीक रखा। ये थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट थी, लेकिन इन्होंने मुझे अपनी लाइफ पे कंट्रोल का एहसास दिया। मैं फिर से कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, और ये कॉन्फिडेंस क्लासरूम में भी दिखने लगा। जहाँ मैं अपनी पढ़ाई की आदतें सुधारी और अपने पहले साल में स्टेट ए ग्रेड हासिल किया। एक हैबिट, एक रूटीन, एक बिहेवियर होता है जो रेगुलर किया जाता है और कई बार तो ऑटोमेटिक हो जाता है। हर सेमेस्टर के साथ मैं छोटी छोटी लेकिन कांस्टेंट हैबिट डेवलप की, जो आखिर में मुझे ऐसा रिजल्ट ले गई जो शुरू में मैंने सोचा भी नहीं। मुश्किल लगा था, जैसे अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं हफ्ते में कई बार वेट उठाना अपनी आदत बना लिया, और अगले कुछ साल में मेरी 6 फुट 4 इंच हाइट की वजह एक 70 पाउंड से 200 पाउंड हो गया। जो मेरे सोफोमोर सीजन आया, मैं पिचिंग स्टाफ में स्टार्टिंग रोल हासिल कर लिया। जूनियर ईयर में मुझे टीम कैप्टन चुना गया और सीजन के एंड में मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए सेलेक्ट किया गया। लेकिन ये मेरी सीनियर सीजन थी जब मेरी नींद की हैबिट, पढ़ाई की हैबिट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैबिट्स का सच में फ़ायदा हुआ। 6 साल बाद जब मुझे बेसबॉल बैट से
चोट लगी थी, हॉस्पिटल ले गया था और कोमा में डाल दिया गया था। मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी के टॉप मेल एथलीट सेलेक्ट किया गया और ESPN एकेडमिक ऑल अमेरिका टीम में नाम मिला। ये सम्मान सिर्फ 33 प्लेयर को दिया गया है पूरे देश में। जब मैं ग्रेजुएशन की मेरे नाम स्कूल की रिकॉर्ड्स बुक्स में 8 अलग अलग कैटेगरी में था। उस साल मुझे यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डींगे मानना नहीं लगेगा। सच कहूँ तो मेरी एथलीट कैरियर में कुछ भी लेजेंडरी या हिस्टोरिक नहीं था। मैं कभी प्रोफेशनली नहीं खेल पाया, लेकिन इन सालों के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अपनी पोटेंशियल को पूरा किया। और मुझे लगता है कि इस किताब के कॉन्सेप्ट आपको भी अपनी पोटेंशियल पूरा करने में मदद कर सकता है। हम सब लाइफ में चैलेंज फेस करते हैं। ये इंजरी मेरे एक चैलेंज थी और इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाया। जो चैलेंज छोटी और इनसिग्निफिकेंट लगता है शुरू में, अगर आप उन्हें सालों तक फॉलो करते हैं तो वो रिमार्केबल रिजल्ट में बदल सकता है। हम सबको सेटबैक मिलता है, लेकिन लॉन्ग रन में हमारी लाइफ की क्वालिटी काफ़ी कुछ हमारी हैबिट पर डिपेंड करता है। वही हैबिट से वही रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन बेटर हैबिट से कुछ भी पॉसिबल है। शायद कुछ लोगों एक रात में इनक्रेडिबल सक्सेस हासिल कर लेते हैं। मैं उन्हें नहीं जानता और मैं तो बिल्कुल भी उनमें से नहीं हूँ। मैं मेडिकल इंट्रोड्यूस कोमा से एकेडमी और अमेरिका तक का सफ़र एक सिंगल मूवमेंट नहीं था। ये कई मूवमेंट का एक ग्रेजुअली एवोल्यूशन था। छोटी छोटी जीत और टीनी ब्रेक थ्रू का एक लंबा सफ़र था। मैंने प्रोग्रेस तभी किया और मेरे पास सिर्फ यही चॉइस थी कि मैं छोटी छोटी शुरुआत करूं। और मैंने ये स्टडी की कुछ साल बाद अपने बिजनेस शुरू करने और इस किताब को पूरा करने की वक़्त भी यूज़ किया। मैंने ये किताब कैसे और क्यों लिखा? नवंबर 2012 में मैंने jamescareer.com पर आर्टिकल लिखना शुरू किया। कई सालों से मैं अपनी आदतों पर अपना पर्सनल एक्सपेरिमेंट का नोट्स बना रहा था और तब मैंने इन्हीं सब के साथ शुरू करने के लिए रेडी था। मैं हर मंडे और ट्यूसडे को एक नया आर्टिकल पब्लिश करता था। कुछ महीने बाद इस सिंपल लिखने की आदत ने मुझे मेरे पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइबर दिलवाए और 2013 तक एंड आने से पहले ये नंबर लगभग बढ़कर 3000 से ज़्यादा हो गए। 2014 में मेरी ईमेल की लिस्ट 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंच गई, जो इंटरनेट पर सबसे तेज बढ़ने वाले न्यूज़लेटर्स में से एक बन गया। जब मैंने 2 साल पहले लिखना शुरू किया था, तब मैंने अपने आप को नकली महसूस करता था, लेकिन अब मैं आदतों पर एक्सपर्ट के रूप में जानने लगा था। एक नई लेवल जो मुझे एक्साइटेड कर रहा था, लेकिन थोड़ा अजीब भी लग रहा था। मैंने कभी अपने आप को इस टॉपिक का मास्टर नहीं समझा, बस अपने रीडर्स के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। 2015 में मेरी ईमेल लिस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गई और मैं पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ इस किताब को लिखने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो आप अब पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मेरी ऑडियंस बढ़ी, वैसे वैसे मेरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ते गए।
अब मुझे टॉप कंपनीज में हैबिट, फंक्शन एंड बिहेवियर चेंज और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के साइंस पर बात करने के लिए बुलाया जाने लगा। मैं यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप में कॉन्फ्रेंस में की नोट स्पीच देने लगा। 2016 में मेरे आर्टिकल्स लाइब्रेरी टाइम, एंटरप्रेन्योर एंड फोर्ब्स जैसे मेजर पब्लिकेशन में आने लगा। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि उस साल मैंने लिखना हुई हाथों मिलियन लोगों ने पढ़ा। NFL, NBA और MLB के कोचेस ने भी मेरी काम पढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी टीम के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। 2017 के स्टार्ट में मैंने हैबिट्स एकेडमी लॉन्च की, जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के लिए बेस्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बन गया, जो लाइफ और वर्क में बेटर हैबिट बनाना चाहते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनीज और ग्रोइंग स्टार्टअप ने अपने लीडर्स और स्टाफ को ट्रेनिंग करने के लिए एनरोल करना शुरू किया। आज तक 10,000 से ज़्यादा लीडर्स, मैनेजर्स, कोचेस और टीचर्स हैबिट्स एकेडमी से ग्रेजुएशन हो चुके हैं और उनके साथ काम करके मुझे रियल वर्ल्ड में हैबिट्स को कामयाब बनाने के लिए क्या ज़रूरी है इसके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। जब मैंने इस किताब को 2018 में फिनिश किया तो jamesclear.com पर महीनों में मिलियंस में विजिटर आने लगे और लगभग 5 लाख लोग मेरे वीकली ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने लगे। एक नंबर जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जब मैंने शुरू किया था, और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बारे में क्या सोचूं। ये बुक आपके लिए कैसे फ़ायदा करेगी? एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर नेवर रविकांत ने कहा है, एक अच्छी किताब लिखने के लिए पहले आपको उस किताब को जीना पड़ेगा। मैंने ये आइडिया तब सीखा जब मुझे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जीना पड़ा। छोटी छोटी आदतें मुझे मेरी छोटे से चोट से उभरने, जिम में ताकतवर होने, फील्ड पर अच्छा परफॉर्म करना, एक राइटर बनना, एक सफल बिजनेस बनना और एक जिम्मेदार एडल्ट बनने में मदद की। छोटी आदतें मुझे अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचाने में मदद की। क्योंकि आपने ये बुक उठाई है तो मुझे लगता है कि आप भी अपने पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं। आने वाले पेजेस में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान दूंगा, बेहतर आदत बनाने का, सिर्फ कुछ दिनों या दिन या हफ्ते के लिए नहीं बल्कि पूरे जिंदगी के लिए। साइंस ने सब कुछ सपोर्ट किया है जो मैंने लिखा है, लेकिन ये किताब कुछ एकेडमिक रिसर्च पेपर नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। आपको इसमें विजडम और प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगा जो समझने और लागू करने में आसान है। मैं जो फील्ड से ड्रॉ करता हूँ, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी और ज़्यादा, वो सब क्योंकि सालों से हैं। मैं आपको बेस्ट आइडिया एक सिंथेटिक ऑफर कर रहा हूँ जो स्मार्ट लोगों ने पहले ही फिगर आउट किया था और रिसेंट साइंटिस्ट ने जो नई खोज की है। मेरा कंट्रीब्यूशन, मुझे उम्मीद है ये कि मैं उन आइडिया को ढूंढ रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं और उन्हीं एक ऐसे तरीक़ों से कनेक्ट करूँगा जो हाईली एक्शनेबल हैं। इस किताब में जो भी बहस हैं उसका क्रेडिट उन बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देना चाहिए जो
मुझसे पहले आए। जो भी फॉइल्स हैं समझो वो मेरी गलती है। इस किताब के बैकबोन मेरी 4 स्टेप मॉडल ऑफ हैबिट्स है। क्रू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। और बिहेवियर चेंज के 4 कारण हैं जो इन स्टेप से डेवलप होते हैं। साइकोलॉजिक बैकग्राउंड वाले रीडर्स इन टर्म्स को ऑपरेंट कंडीशंस से पहचान सकते हैं जो पहली बार BF स्किनर ने 1930 में स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिवॉर्ड के रूप में प्रपोज किया था और रिसेंट में क्रो रूटीन एंड रिवॉर्ड के रूप में पॉपुलराइज किया गया है। चार्ल्स झिंगे के बुक द पावर ऑफ हैबिट में बिहेवियर साइंटिस्ट जैसे स्किनर ने ये रियलाइज किया कि अगर आप सही रिवॉर्ड या पनिशमेंट दो तो आप लोगों को किसी तरीके से एक्ट करवा सकते हैं। लेकिन स्किनर के मॉडल बस ये समझाते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुली हमारी आदतों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। इसमें हमने थॉट्स, फीलिंग्स और बेनिफिट के हमने बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन होती है। इंटरनल स्टेट, ह्यूमन मूड्स और इमोशन भी मायने रखते हैं। रिसेंट डिकेड्स में साइंटिस्ट ने ये समझा शुरू किया है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर के बीच क्या कनेक्शन है। ये रिसर्च भी इन पेजों में कवर होगी। ओवरऑल जो फ्रेमवर्क मैं ऑफर कर रहा हूँ वो कॉन्टिग्यूटिव एंड बिहेवियर साइंस का एक इंटीग्रेटेड मॉडल है। मुझे लगता है ये ह्यूमन बिहेवियर के पहले मॉडल में से एक है जो एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है कि एक्सटर्नल स्टिमुली और इंटरनल इमोशन दोनों को हमारी आदतों पर क्या असर होता है। कुछ लोग शायद पहले से जाने पहचाने लगेगा, लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ कि जो डिटेल और एप्लीकेशन मैंने 4 लॉस और बिहेवियर चेंजेस का ऑफर कर रखा हूँ वो आपको अपनी हैबिट के बारे में सोचने के लिए एक नया तरीका देगा। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा बदलता रहता है, सिचुएशन से सिचुएशन, मूवमेंट से मूवमेंट, सेकंड से सेकंड। लेकिन ये किताब उन चीज़ों के बारे में है जो नहीं बदलता। ये ह्यूमन बिहेवियर का फंडामेंटल्स के बारे में है, जो लास्टिंग प्रिंसिपल जिन पे आप सालों तक भरोसा कर सकते हैं, वो आइडिया जिन पे आप बिजनेस, एक फैमिली और एक ज़िंदगी बना सकते हैं। बेटर हैबिट बनाने का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन ये किताब वो बेस्ट तरीका बताती है जो मैं जानता हूँ। एक ऐसे अप्रोच जो इफ़ेक्टिव होगा, चाहे आप कहीं से भी शुरू करो या जो भी आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। जो स्ट्रेटजी मैं कवर कर रहा हूँ वो रिलेवेंट होगी किसी भी इंसान के लिए जो इम्प्रूवमेंट के लिए स्टेप बाय स्टेप सिस्टम ढूंढ रहा है। चाहे आपके गोल्स हेल्थ, पैसा, प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप या इन सब के बारे में हो, जब तक ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है ये किताब आपको गाइड करेगी।